अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द सिल्कन टेंट को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ ग्लैंस एट द कंटेंट कि हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी को देखेंगे, फिर हम इस पोएम की टाइटल सिग्निफिकेंस को देखेंगे, फिर हम इस पोएम की हर एक लाइन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, फिर आपको इसके बाद एक रिटर्न समरी भी प्रोवाइड की जाएगी, फिर इस पोएम के थीम्स को डिस्कस किया जाएगा, टोन, स्ट्रक्चर, लिटरेरी डिवाइसेस एंड एट द एंड इस पोएम के रिगार्डिंग क्रिटिक्स के क्या व्यूज हैं उस चीज को हम देखेंगे। तो इन अ नटशेल दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल। तो आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर कोई समझ ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने पॉजिटिव फीडबैक के बारे में भी जरूर आगाह कीजिएगा। तो बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, और जो उनकी स्पाउस या वाइफ रही हैं वो है एलेनर वाइट। और ये भी बता दो कि जो इनकी वाइफ है वो इनकी लाइफ में ही उनकी डेथ हो चुकी थी। इनके रॉबर्ट फ्रॉस्ट अभी जिंदा थे और उनकी डेथ हो गई थी। और कहा जाता है फिर इनको एक और वुमेन के मॉरिसन अच्छी लगी थी, और फिर इस पोएम में सब्जेक्ट वही है के मॉरिसन। इट इज सेड नॉट श्योरिटी। आगे मैं आपको के मॉरिसन के नाम की स्पेलिंग भी बता दूंगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनकी लाइफ स्पैन रही है 1874 से 1963 तक, इज अ फेमस अमेरिकन पोइट। ही इज फेमस फॉर राइटिंग अबाउट एवरीडे लाइफ इन द कंट्री साइड। कि हम देखते हैं कि हम अपनी लाइफ को उनकी पोइट्री के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ही वन 4 पुलिट्जर प्राइजेस फॉर हिज वर्क्स। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए कि 4 पुलिट्जर प्राइजेस उन्होंने अपनी लाइफ में विन किए। फ्रॉस्ट वाज आल्सो अवॉर्डेड विद गोल्ड मेडल। ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल पोइट। उनको बहुत इन्फ्लुएंस रहा है बाकी पोइट्स पर। ही इज नोन फॉर यूजिंग सिंपल लैंग्वेज एंड नेचुरल सेटिंग्स। कि नेचुरल इमेजरी को हम बहुत ज्यादा देख सकते हैं इनकी पोइट्री में। ही एक्सप्लोर्स डीप आइडियाज अबाउट लाइफ एंड ह्यूमन नेचर। और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं जिनमें एडवर्ड थॉमस वाज वन ऑफ हिज पोइट्री फ्रेंड्स। और जो पोइम है रोड नॉट टेकन, कहा जाता है उनकी इंस्पिरेशन भी उन्होंने एडवर्ड थॉमस से ली और उन्हीं को डेडिकेट की। आगे इनके फेमस वर्क्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, इनको आप खुद पढ़ लीजिए। और ये जो इनका वर्क है ए बॉयज विल, ये इनकी फर्स्ट बुक है पोइट्री की। अब हम अंडर डिस्कशन पोइम की टाइटल सिग्निफिकेंस को देखते हैं। सिल्कन टेंट, कहा जाता है कि ये पोइम उन्होंने एक वुमेन के मॉरिसन के लिए लिखी है। तो सिल्कन टेंट के थ्रू वो वुमेन को रिप्रेजेंट करते हैं कि इनके दरमियान क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, मेटाफोरिकली उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इस पोइम में। तो जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। यू विल ग्रैस्प द आइडियाज इन वेरी ग्रेट वे। तो सिल्कन टेंट रिप्रेजेंट्स ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ इन विमेन। ठीक है, कि ये इसमें जो विमेन की पावर होती है उस चीज़ को इस पोएम में बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। एज सिल्कन, जो सिल्कन का फैब्रिक होता है वो बहुत ही डेलिकेट सा होता है, खूबसूरत सा होता है। तो उसके थ्रू उन्होंने क्या किया है, एज सिल्कन सजेस्ट डेलिकेट एंड एलिगेंट नेचर ऑफ अ वुमेन। और जो उसे टेंट है वो जैसे कि टेंट एक शेल्टर के तौर पर, प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है, तो टेंट सजेस्ट समथिंग दैट प्रोवाइड्स शेल्टर। वुमेन भी शेल्टर का काम करती है। द टेंट इज अ मेटाफर फॉर अ वुमेन और विमेन इन जनरल लाइक अ टेंट। ये सारी औरतों के बारे में भी ये पोइम है। ए वुमेन हैज स्ट्रॉन्ग स्पॉट इनसाइड हर, बीइंग हर स्पिरिट व्हिच हैज कंस्ट्रेंट्स ऑन हर फ्रीडम इन अ सिमिलर वे। द गाय रोब्स विल होल्ड द सिल्कन टेंट इन अ प्लेस। अब एक वुमेन बहुत ही ज्यादा डिटर्मेंट है, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट रखती है, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं उस पर, कुछ बैरियर्स होते हैं उसके लिए, जो जैसे कि अब जो रोप्स हैं उसको एक जगह पर वो जकड़े हुए हैं, वो उस जगह से मूव नहीं कर सकती। सिमिलर वे में एक वुमेन अपनी लाइफ में ये कंस्ट्रेंट्स, ये बैरियर्स को फेस करती है। और जो द सिल्कन टाइज हैं रिप्रेजेंट्स हर जेंटल एंड लविंग कनेक्शंस टू अदर। कि वो कैसे अपनी जिंदगी में रिश्तों को अच्छे से कैरी करती है, संभालती है, टैकल करती है हर एक लाइफ इवेंट्स के साथ इन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग वे। तो उस चीज को इस टाइटल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ओवरऑल दिस टाइटल हाईलाइट्स द वुमेन ग्रेस, इनर स्ट्रेंथ एंड हर कनेक्शन टू द वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ रही होगी कि इस पोइम में वो बताना क्या चाह रहे हैं। इस पोइम में वो एक वुमेन की लाइफ के बारे में बताएंगे कि एक वुमेन की लाइफ किस तरह की होती है
और दूसरों के लिए उसकी लाइफ क्या मैटर रखती है, तो ये सब कुछ इस पोइम में डिस्कस होगा। उम्मीद है कि अब तक आप लोग को समझ आ रहा हो। पोइम में हमें पोइट क्या बावर करवाना चाहता है कि आइडियाज को मजीद क्लियर करने के लिए हम इस पोइम को लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे ताकि इसको हर एक एस्पेक्ट से एक्सप्लोर किया जा सके। तो अब हम इस पोइम की एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो अब आपने ना इस पोर्शन को गौर से सुनना है। अगर ये आप लोग को समझ आ गई ना अच्छे से, तो आपको बाकी सब कुछ भी ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो आपने यहाँ गौर से सुनना है। तो जो इसकी फर्स्ट लाइन है वो है, शी इज़ एज इन अ फील्ड अ सिल्कन टेंट। अब शी वर्ड से हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट मैटर जो है पोइट का वो यहाँ पर कोई वुमेन है। उसको पोइट यहाँ पर मेन कैरेक्टर के तौर पर पेश करते हैं कि वो एक फील्ड में सिल्कन टेंट की तरह है। अब यहाँ पर ये सिल्कन टेंट को ही क्यों पोइट ने यूज़ किया है, कोई और फैब्रिक क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि जो सिल्कन फैब्रिक होता है वो एक सॉफ्ट होता है, डेलिकेट टेक्सचर होता है उसका, और वो डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह एक जो औरत होती है वो भी डेलिकेट नेचर की होती है और वो भी एक शेल्टर के तौर पर काम करती है। अब यहाँ पर जो फील्ड वर्ड, ये इस लाइन में फील्ड वर्ड जो यूज़ हुआ है, ये फील्ड क्या है? ये दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग वर्ल्ड। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि ये जो टेंट है ये क्या करता है? शेल्टर प्रोटेक्शन का काम करता है, लेकिन ये खुद जिस किस्म का भी इन्वायरमेंट हो उसको ये टॉलरेट करेगा, ये उसको बर्दाश्त करेगा। यानी कि जो भी नेचुरल एलिमेंट्स, जो भी नेचुरल फिनोमेना होंगे, ये उन सब के लिए एक्सपोज्ड है ये सिल्कन टेंट, लेकिन बाकी सारे जो चीज़ें हैं उनको ये शेल्टर का काम करेगा। तो इसी तरह एक औरत की ज़िंदगी भी होती है कि वो बाकी सबको अपने वजूद से शेल्टर का काम देती है, लेकिन वो खुद बहुत सारी ज़िंदगी की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही होती है। और ये शी का वर्ड लाइन के सबसे स्टार्ट में इसको यूज़ कर दिया है। इसका भी यूज़ करने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो उस वुमेन का करेक्टर है। सिल्कन टेंट को कंपैरिजन के लिए यूज़ किया है, लेकिन इम्पोर्टेंस जिसकी है वो यहाँ पर उस वुमेन की है जिसके लिए उन्होंने ये लिखा है। कहा जाता है एक लेडी थी के मॉरिसन, ये उसके स्पेलिंग आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो वो औरत शादीशुदा थी, ठीक है। तो कहा जाता है ही फेल इन लव विद दैट लेडी, और उसके लिए ही उसने ये पोइम लिखी है। दीज आर अजम्पशंस, ठीक है। अब इसकी सेकंड लाइन है, एट मिड डे व्हेन अ सनी समर ब्रीज। का मतलब है कि जब दिन का दरमियाना हिस्सा हो और एक सनी दिन हो, गर्मियों के दिन में हवा चलती हो। तो ये हो गया इस लाइन का मतलब। अब हम इसकी हिडन मीनिंग को समझते हैं। अब ये जो सनी समर ब्रीज ये फ्रेज़ है, ये उसकी ज़िंदगी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो फुलफ़िल करती है उस चीज़ को शो करता है, ठीक है। और ये जो मिड डे का वर्ड है ये क्या बताता है? ये उस औरत की दरमियानी उम्र को शो करता है कि जो उसके यूथ के डेज थे, जवानी के दिन थे, वो गुजर चुके हैं। अब उस औरत के थॉट्स में, एक्शंस में एक मेच्योरिटी आ चुकी है, लेकिन वो अभी भी लवली काइंड की लेडी है। अब थर्ड लाइन है, हैज़ ड्राइड द ड्यू एंड ऑल इट्स रोब्स रिलेंट। कि उस टेंट पर जो भी ओस पड़ी हुई थी हवा ने उसको खुश कर दिया है। ओस का मतलब शबनम के कतरे, और उस टेंट की रस्सियों को ढीला कर दिया है, ठीक है। रिलेंट का मतलब कि ढीला कर देना, कि अब जो उसकी जिम्मेदारी है वो उससे अब हट चुकी है। ड्राइड द ड्यू इसका मतलब कि जिम्मेदारी है उसकी जो सी वो कम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और जो उसकी रस्सियां हैं वो तनाव भी उसका ढीला पड़ चुका है, ठीक है। तो ये उसके युद्ध की जो सी डेज हैं उसके पासिंग को भी शो कर रहा है। और साथ यहाँ पर जो मिड डे का वर्ड है, यहाँ पर ये एक मर्द की भी 30 से 60 साल की जो सी ज़िंदगी होती है उसको बयान करता है कि उस दौरान एक औरत का जो सा करेक्टर है वो मर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होता है, ठीक। उस वक्त औरत का साथ मर्द के लिए बहुत मायने रखता है उस दौर में। तो मिड डे का वर्ड ये भी शो करता है। अब आ जाए जी अगली लाइंस की तरफ। सो डैट एंड गाइज इट जेंटली स्वेज एट ईज। कहते हैं कि वो जो सी रस्सियों का तनाव था वो ढीला पड़ चुका है ताकि वो आसानी से मूव कर सके। अब यही लाइंस अगर हम औरत के साथ कंपेयर करें तो क्या है कि अब औरत से जो सी जिम्मेदारियों का बोझ है वो कम हो चुका है, जो सी उसकी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो उसकी एंड हो चुकी हैं, और अब वो आसानी से इधर उधर जा सकती है। ये उसकी फ्रीडम को शो किया गया है, ठीक है। अब अगली लाइन की तरफ आते हैं। एंड इट्स स्पोर्टिंग सेंट्रल सिडार पोल। ये इसके टेंट के दरमियान में लगा होता है। सिडार इस तरह का वुड होता है, ठीक है। ये जो इस वक्त नजर आ रहा है आपको
कह रहे हैं कि ये जो सितार पोल है जो इसके दरमियान में लगा हुआ है वो क्या है कि वो इसको एक सपोर्ट का सहारे का काम दे रहा है। यहाँ पर सितार का जो सा वुड है वही क्यों यूज़ किया है, क्योंकि सितार की क्वालिटी ये है कि वो श्रिंक नहीं होता, स्वेल नहीं करता और डिके भी नहीं करता। ठीक है, हालांकि जब वेदर के अंदर काफ़ी सारे स्वेयर चेंजेस आ जाए लकड़ियों पर असर पड़ता है ना उसका, लेकिन सिडार वुड जो सा है उस पर असर नहीं होता, वो रेजिस्टेंट होता है चेंजेस के लिए। ठीक है, तो इस वजह से पोएट ने ये वर्ड यूज़ किया है। जो सी औरत है वो भी हालात जैसे चाहे आ जाए लेकिन वो भी उनके लिए रेजिस्टेंट होती है, वो उनसे घबराती नहीं है। ठीक है, तो आगे एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड भी उसकी इस क्वालिटी के लिए यूज़ किया जाएगा इस पोएम में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई। जैसे सिडार पोल उसके सेंटर में है, वो उसको एक सपोर्ट दे रहा है। और फिर है डैड इज इट्स पिनेकल टू हेवन वर्ड। अब इसकी जो सी पिनेकल है वो क्या है, बुलंदी, पीक उसकी, कि वो उसकी बुलंदी क्या करे, टू हेवन वर्ड, के आसमान की तरफ उसको बुलंद रखे। अब एक औरत भी क्या होती है कि वो सारी सख्तियाँ अपने वजूद पर बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन फिर उस क्या होता है कि जो से उसके बच्चे होते हैं, उसकी जो सी सारी फैमिली होती है वो सुकून से रहती है, वो आगे मुआशरे में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जिन बच्चों की माँ नहीं होती बच्चे बेचारे रुल जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव टाइप होती है। तो इसी तरह से एक औरत का वजूद बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है सबकी ज़िंदगियों में। तो इस तरह से टेंट की बुलंदी भी उसे आसमान की तरफ बुलंद किए रखती है और औरत भी सबको आसमान की तरफ बुलंद किए रखती है। इसकी 7th लाइन है एंड सिग्निफाइज द श्योरनेस ऑफ द सोल। ठीक है, कि यही वो वर्ड था जिस मैं बता रही थी, सिडार का वर्ड यूज़ करके उसके वो क्या कर रहे हैं कि श्योरनेस ऑफ द सोल बता रहे हैं, उसकी पावर को बता रहे हैं, उसकी डिटरमिन्ड नेचर को बता रहे हैं। ठीक है, कि कोई वीक नहीं है। अब फिर नेक्स्ट लाइन है सीम्स टू ऑफ नॉट टू एनी सिंगल कोर्ट। अब सीम्स का मतलब कि दिखाई देना, ऑफ का मतलब कि किसी का कर्जदार होना। ठीक है, ये किसी का एहसानमंद होना, नॉट का मतलब कि कुछ नहीं, सिंगल का मतलब एक, कोड का मतलब रस्सी। इस लाइन के थ्रू वो बता रहे हैं कि उसका एसेंस किसी एक के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है लेकिन इंटरकनेक्टेड भी है अपने से जुड़े रिश्तों के साथ। ठीक है, कि वो किसी एक के लिए नहीं है बल्कि सब के लिए है, इंटरकनेक्टेड है लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट नेचर बताई गई है सिल्कन टेंट के थ्रू कि वो अपनी मजबूती के लिए किसी और का सहारा नहीं ले रहा बल्कि दूसरों को सहारा दे रहा है। ठीक है, अब ये जो सीम्स का वर्ड है इसके थ्रू ये बताया गया है, सीम्स का वर्ड कि जिसका मतलब कि ऐसा हमें दिखाई देता है। इसके थ्रू क्या है कि राइटर ये बता रहा है कि जो हमें दिखाई दे रहा है रियलिटी उसके रिवर्स है। फिर जो नेक्स्ट लाइन है बट स्ट्रिक्टली हेल्ड बाय नन इज लूजली बाउंड, वो ऐसे सख्ती नहीं होती उस पर, वो फ्रीडम होती है उसके पास और वो लूजली बाउंड होती है। ठीक है, कि लूजली बाउंड से क्या है कि वो फ्रीडम जो वो अपनी लाइफ में इंजॉय करती है उस चीज़ का बताया गया है। और वो कह रहे हैं कि इज़ लूजली बाउंड बाय काउंटलेस सिल्कन टाइज ऑफ लव एंड थॉट, के मोहब्बत से सारे रिश्तों को वो उसने जोड़े रखा होता है। ठीक है, बहुत सारे सिल्कन टाइज के साथ, काउंटलेस सिल्कन टाइज होती हैं कि उन सब के साथ उसने सब रिश्तों को एक ही लड़ी में परो दिया होता है। अभी एक औरत की खूबसूरती होती है कि वो अपने साथ जुड़े हर एक रिश्ते को बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड वे में लेकर चलती है। अभी जो लाइन नंबर 8 में सीम्स का वर्ड है ना, सीम्स का वर्ड एक और भी हमें मीनिंग देता है कि ये कि जो से रियलिटी है, सीम्स का मतलब क्या होता है, दिखाई देना। ठीक है, कि जो सीम्स के वर्ड के थ्रू राइटर ने ये बताया कि जो हमें रियलिटी विजिबल है वो उसके रिवर्स भी है। इसका ये है कि अपेरेंटली क्या है, टेंट और वुमेन दोनों फ्री दिखाई दे रहे हैं हर एक बॉन्डेज से। ठीक है, और लूजली बाउंड का जो सा वर्ड है वो भी उसकी फ्रीडम को ही शो कर रहा है, लेकिन जो सी रोप्स है ना उस सब ने बेशक नरमी से ही उसको पकड़ा हुआ है लेकिन उसको ज़मीन के साथ उस टेंट को ग्राउंडेड किया हुआ है, उस टेंट को, कि वो मूव नहीं कर सकती उस जगह से। बेशक लूजली बाउंड है वो जगह पर, लेकिन बहुत सारे रिश्तों की वजह से औरत अपनी जगह पर रहती है। तो इन लाइंस के थ्रू ये बताया कि एक औरत फ्री भी होती है लेकिन अपनी कन्फाइनमेंट्स में, अपनी हुदूद में रहते हुए ही, कि उसकी लाइफ में एक बॉन्डेज होती है।
अब हम इसके सेकंड स्टैंजे की तरफ आते हैं। लाइन है, टू एवरीथिंग ऑन अर्थ द कंपस राउंड, ठीक है, कि अब कंपस के मतलब हर एक रिश्ता उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। यूनिवर्सलिटी इस करेक्टर के थ्रू बयान की गई है। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मैनी रिलेशंस हैव बीन शोन हियर थ्रू द वर्ड कंपस। और फिर नेक्स्ट लाइन है, एंड ओनली बाय वंस गोइंग स्लाइटली टॉट। तो टॉट का मतलब खिंचा हुआ, ठीक है, ये अगर कहीं थोड़ा बहुत भी खिंचाव पैदा हो जाए, इन द कैप्रिशियसनेस ऑफ समर एयर। अब ये जो वर्ड है कैप्रिशियसनेस, अब ये इस पोइम के की वर्ड है। कैप्रिशियसनेस का मतलब है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये सडन चेंजेस का आ जाना, अचानक से जब हालात तब्दील हो जाते हैं। अब ये जो समर एयर का वर्ड है, ये हार्ड टाइम का कोनोटेशन हमें यहाँ पर दे रहा है। जब अचानक से हालात फेवरेबल ना हो, हार्ड टाइम्स आ जाए। स्लाइटली टॉट का मतलब भी ऊपर जो बताया हुआ था वो भी यही मीनिंग हमें दे रहा था कि अगर अचानक से तनाव वगैरह पैदा हो जाए किसी रिश्ते में, या वैसे कोई हार्ड टाइम आ जाए, तो नेक्स्ट लाइन है, इज ऑफ द स्लाइटेस्ट बॉन्डेज मेड अवेयर। स्लाइटेस्ट बॉन्डेज का मतलब कि जो उसके हस्बैंड के साथ उसकी बॉन्डेज होती है, वो इन मुश्किल हालातों में उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, आगाही होती है अवेयर के वर्ड के थ्रू। ये जो इज ऑफ द स्लाइटेस्ट बॉन्डेज मेड अवेयर, अब ये जो स्लाइटेस्ट बॉन्डेज वर्ड है, इसके थ्रू क्या बताया, बॉन्डेज से मेल कंट्रोल, जो उसके हस्बैंड को उस पर कंट्रोल होता है, ये इस वर्ड के थ्रू वो कंट्रोल बताया हुआ है। मेड अवेयर के उस वक्त फिर उसको अपने उस रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि मेरे साथ ये रिश्ते जुड़े हुए हैं, मेड अवेयर, और वो फिर उन रिश्तों को अच्छे से और निभाती है, ठीक है। इसका जो उनसे ये वर्ड जो यूज़ किया हुआ था टॉट का, कि इसका मतलब है कि जब कोई हवा वगैरह चलती है और कोई एक रस्सी में तनाव पैदा हो जाए, तो उससे उसे अपनी जो से टाइज होती हैं, वो उससे एक रिमाइंडर के तौर पर काम करता है, अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास होता है, ठीक है। अब एक और इंटरप्रिटेशन जो हम इसकी कर सकते हैं वो ये है कि जब ये जो रिश्ता हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखता है, अगर ये हमारी ज़िंदगियों से चला जाए, ठीक है, तो फिर ये जो सब बॉन्डेज है, तो फिर मेड अवेयर, तभी ये बॉन्डेज फिर हमें एहसास दिलाता है ये रिश्ता हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है, ठीक है। और एक और इंटरप्रिटेशन भी हम इसकी कर सकते हैं कि जैसे कि कहा जाता है कि ये के मॉरिसन के लिए लिखा गया है, तो वो अपनी लव डिमांड्स को शायर के रिगार्डिंग फुलफिल नहीं कर सकती, वो पहले से ही शादीशुदा जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करे, क्योंकि वो फीमेल मैरिड थी। तो ये इंटरप्रिटेशन हमें वर्ड बॉन्डेज से समझ आए कि के मॉरिसन ऑलरेडी किसी की बॉन्डेज में थी, और यहाँ पर उस चीज़ को भी रेफर किया जा सकता है। तो इस पोएम के एनालिसिस में हमने देख लिया कि शायर ने किस खूबसूरती से दो कंट्रास्टिंग चीज़ों को आपस में कंपेयर किया है, और बताया है कि एक औरत अपनी ज़िंदगी में किस तरह सारे रिश्तों को लेकर चलती है, और एक औरत अपनी ज़िंदगी में किस हद तक फ्री होती है, और वो कितनी मजबूत होती है, और सारे रिश्ते कैसे उससे कनेक्टेड होते हैं, और वो कैसे जैसे भी हालात हों वो उन सब का मुकाबला करती है, चाहे हालात उसके लिए फेवरेबल हों या ना हों। और जो से टेंट है वो हवा में फ्रीली मूव तो करता है, लेकिन जो से टाइज होती हैं जिसके थ्रू वो ज़मीन के साथ जुड़ा रहता है, और वो जो से टाइज होती हैं वो लव एंड थॉट की टाइज होती हैं, ठीक है। तो अब इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए हम इस पोइम की समरी को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये पोइम अच्छे से समझ आ जाए। तो अब बढ़ते हैं हम अपने समरी के पोर्शन की जानिब। समरी को पढ़ते हैं। बेसिकली वो जो सारे आइडियाज़ हम पढ़ चुके हैं, उन आइडियाज़ को यहाँ पर मैं रिवाइज करूँगी। In the silken tent, Robert Frost compares a woman to a beautiful tent made of silk, ठीक है। The summer breeze stirs the tent and has dried the dew. Stirs the tent मतलब कि उस टेंट को हिलाती है और खुश कर देती है उसके ड्यूज को। When the dew has dried, the tent becomes tight. कि जब वो ड्यू ड्राई हो जाती है तो टेंट की जो सी सख्ती है वो आ जाती है उसमें, एंड ऑल इट्स रोप्स हैव बिकम लूज एंड द रोप्स मूव इजली एंड जेंटली। सिमिलरली व्हेन द वुमन इज फ्री फ्रॉम हर डोमेस्टिक ड्यूटीज शी फ्रीली गोज हियर एंड देयर। इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। The sitar boy in the center has erected the tent, and Paul is the symbol of the sureness of the soul. Like the supporting pole of the tent, her soul is reliable. As the tent is tied with many ropes, she is also bound with ties of love and thought.
hot, ठीक है. As summer air makes the tent feel that it is bound, so her marriage also reminds her that she is bound to someone and she tries her best to fulfill her duties in a very best way. In the poem, bondage means the condition of being under some power or influence. Influence का मतलब भी असर होता है, किसी के ज़ेरे असर है ना. It refers to her marriage was का मतलब जो भी उसके वादे कस्में वगैरह होती हैं, ठीक है. And her husband, interconnectedness of many relations has been shown in last lines. तो अब हम डिस्कस करते हैं इस पोएम की थीम्स को. तो जो फर्स्ट थीम है वो है स्ट्रेंथ एंड डेलिकेसी. स्ट्रेंथ एंड डेलिकेसी वो हमने देख लिया है कि फैब्रिक का जैसे सिल्कन टेंट है वो उन्होंने इसका फैब्रिक ही क्यों यूज़ किया है कि ताकि वो जो औरत की डेलिकेसी है उसको बता सकें कि औरत की जो सी नेचर है वो डेलिकेट नेचर होती है, नज़ाकत औरत में पाई जाती है लेकिन फिर भी वो मजबूत होती है, ठीक है. वो अपने ख़ानदान के लिए एक शेल्टर का काम करती है. फिर वुमेन सेंट्रल रोल की जो सा अगर एक मर्द है वो फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करता है तो जो सी इमोशनल अटैचमेंट्स होती है फैमिली की वो एक औरत के साथ ही होती है, ठीक है, मदर के साथ ही होती है. लव एंड रिलेशनशिप्स के वो अपने रिलेशनशिप्स को कैसे लव एंड थाउट की टाइज के साथ लेकर चलती है. फिर है कमिटमेंट्स. कमिटमेंट्स का मतलब कि जो वो अपने शादी में रहते हुए वो अपने वादों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करती है. ब्यूटी. इस पोएम के थ्रू राइटर ने ब्यूटी एंड फेमिनिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लोर किया है और इस पोएम में यही इस पोएम की खूबसूरती है कि वहाँ पर औरत की फिजिकल ब्यूटी को मद्देनजर नहीं रखा गया और ना ही फिजिकल अपीयरेंस को अप्रिशिएट किया, रादर ही अप्रिशिएटेड इनर स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज ऑफ वीमेन. ये ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है इस पोएम में. नाउ वी विल लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोएम. द सिल्कन टेंट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए 2 stanza poem that is divided into one set 10 lines and one set of 4 for a total of 14 lines. कि 14 लाइनों पर मबनी एक पोइम है, मुख्तसर लेकिन पुरमानी. दिस इज़ द ट्रेडिशनल लेंथ ऑफ ए सोनेट कि सोनेट 14 लाइन्स का ही होता है. द फॉर्म इज़ फर्दर थ्रू द यूज़ ऑफ ए राइमिंग स्कीम. इसकी जो सी राइमिंग स्कीम है, ठीक है, वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी 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 हो गई इसकी स्ट्रक्चर. तो अब हम इस पोएम में यूज़ होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं. लिटरेरी डिवाइसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेजरी को देखेंगे. इमेजरी कैसे कि इसमें फ्रॉस्ट डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, कि वो कैसे स्टार्ट से ही एक औरत को नेचुरल इमेजरी के साथ कंपेयर करते हैं, एक इमेज सा वो क्रिएट कर देते हैं. नेचुरल इमेजरी को वो एक्सप्लेन कर देते हैं. वो बताते हैं कि एक टेंट है जो कि फील्ड में है समर डे में, ठीक है. तो ये इमेजरी की डिवाइस यूज की है. फिर है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन मल्टीपल वर्ड्स के स्टार्ट में ही, उसकी बिगनिंग में, जैसे कि वर्ड्स इस्तेमाल हुए थे पोएम में सेंट्रल सितार, रोब्स रिलेंट, सनी समर, ठीक है, ताकि कोई रिथमिक सी टोन क्रिएट हो सके. इलस्ट्रेशन की डिवाइस इसलिए यूज की जाती है. नेक्स्ट है इंजैम्पमेंट. इंजैम्पमेंट की डिवाइस क्या होती है, जिसमें हमें एक लाइन को फुली पढ़ने से समझना है बल्कि उसे हमें दूसरी से कनेक्ट करनी पड़े, दूसरी को तीसरे से. इसी तरीके से फर्स्ट स्टैंजा की 1, 2 एंड 3 लाइन्स जो सी वो आपस में कनेक्टेड हैं और फिर जो सी सेकंड स्टैंजा की 2 एंड 3 लाइन्स है वो आपस में कनेक्टेड है कि हम इन दोनों लाइन्स को इकट्ठे हम जब पढ़ेंगे इन दोनों को इकट्ठे ही हमें इनके मतलब समझ आएंगे. तो ये हो गई इंजैम्पमेंट की डिवाइस. नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब कि इंसानी क्वालिटीज को आप नॉन लिविंग थिंग्स में बता दें. कैप्रिशियस का वर्ड जो से यूज किया गया है लास्ट पर, पोएम के लास्ट पर. फिर है स्वैंग का वर्ड, ठीक है, कि झूमना जो सा वर्ड है वो यूज़ किया है. और बीइंग लूजली बाउंड, ये सब क्या है, ये ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, ठीक है. ये पर्सोनिफिकेशन की डिवाइस यूज़ की गई है. तो एनालॉजी डिवाइस यूज़ की गई है. एनालॉजी क्या होता है कि 2 थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है जो कि डिफरेंट तो होते हैं लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ वो आपस में शेयर करते हैं, जैसे कि इसमें सिल्क कंटेंट और वुमेन ने की क्वालिटीज़ को आपस में रिलेट करके बताया गया, ठीक है. अब शायद आपके माइंड में आ रहा हो कि एनालॉजी और मेटाफर में क्या डिफरेंस हुआ फिर, जब ये दोनों ऐसी हैं कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं और उनकी सिमिलरिटीज़ को ये बताते हैं. तो डिफरेंस ये है कि एनालॉजी डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताती है जबकि मेटाफर नहीं बताती. और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन हो, बाज़ औक़ात शॉर्ट फ्रेजेस के थ्रू बता दिया जाता है. जैसे कि तो फिर हम कैसे समझेंगे, तो फिर मेटाफर में क्या होता है कि बता दिया जाता है कि कंपेयर नहीं किया जाता दूसरी चीज़ को बल्कि बता रहे कि दूसरी चीज़ वही है. जैसे कि मैं कहूँ कि मेटाफर की मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कहा जाता है टाइम इज़ मनी, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं रिलेट किया कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है. और जबकि एनालॉजी की अगर मैं एक और मिसाल दूँ तो चेयर इज़ टू सिट, बेड इज़ टू स्लीप,
ठीक है, कि ये भी एक एनालॉजी की एग्जांपल है, लेकिन मेटाफर में क्या होता है कि दूसरी चीज़ को बता दिया जाता है, कुछ नहीं रिलेट किया जाता बल्कि बता दिया कि ये चीज़ ऐसे है। तो ये मेटाफर की एक एग्जांपल हो गई। इस तरह एनालॉजी और मेटाफर आपस में डिफरेंट है। तो अब हम जरा व्यू देख लेते हैं कि क्या का नजरिया रहा है इस पोएम के रिगार्डिंग। तो केनेथ ब्रूक्स ने कहा है, पोएम मूव्स फ्रॉम दिस सिंपल एंड एलिगेंट इमेज ऑफ ए सिल्कन टेंट to reflection on the delicate balance between freedom and control, nature and civilization। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोइम की एक्सप्लेनेशन हम एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पोइम अच्छे से समझ आ गई होगी। बट इफ स्टिल देयर इज एनी क्यूरी यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट सेक्शन। लेकिन अगर सब कुछ अच्छे से समझ आ गया तो आप मुझे अपने पॉजिटिव फीडबैक के बारे में भी आगाह कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। टिल द टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय फ्रॉम माय साइड।